पुराना है। वाह भाई, मौज ही कर दी। करिए शुरू भाई। देखो मैं आपको मैथ के पोर्शन पढ़ाने वाला हूँ ना। अब एक बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले सिलेबस पता है कि मैथ में क्या क्या आता है? कुछ भी नहीं पता। पूरी मैथ आती है रेलवे में, पूरी की पूरी मैथ आती है, कुछ भी नहीं छोड़ रखा। सब कुछ पढ़ना है अपने को ना। देखो मैथ को देखोगे ना तो मैथ को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? पहला भाग आपके पास नहीं है। पहला भाग जो वैदिक गणित वाला है ना, वो आपके सिलेबस में नहीं है। देखो अब पहले सिलेबस बात करते हैं थोड़ी सी, फिर अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे। मैथ की बात करूं, मैं गणित की बात करूं तो गणित को 4 पार्टों में बांटा गया। कितने पार्टों में? 4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है। पहला जो पार्ट है ना यार, उसका नाम है वैदिक गणित। वैदिक गणित, ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है अंक गणित। अंक गणित जिसे हम अर्थमेटिक कहते हैं। ठीक है। तीसरा पार्ट जिसे अपन कहते हैं एडवांस मैथ। और चौथा पार्ट होता है स्टैटिक्स, जिसे कहते हैं हम सांख्यिकी। ये 4 पार्टों में मैथ बांटी गई है। आपके पहला पार्ट है नहीं। कौन सा पार्ट नहीं है बताओ? वैदिक गणित। ये है नहीं, लेकिन इसको सीखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वैदिक गणित क्या करता है, जो आपकी कैलकुलेशन होती है ना, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, घन, इनको बहुत आसान बना देती है। तो इस पेज में बैठाइए। पहले कौन से में था? हेल्पर वाले में, तभी देखा देखा लग रहा है तो, है ना। तो वैदिक गणित क्या करती है, आपकी जो कैलकुलेशन होती है ना, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इनको बहुत आसान कर देगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके रेलवे का पर्सन ही लिखता हूं कि सर ये एक पर्सन आया हुआ था। ठीक है। ऐसे में बहुत कंसेप्ट रोज बताऊंगा आपको। रोज 10-15 मिनट 20 मिनट हम छोटे छोटे कैलकुलेशन, जोड़, बाकी यही सीखेंगे। ठीक है। अब मुझे बताओ सर, आपने क्या देखा? बताओ इसमें क्या, किसका स्क्वायर करना है? अरे सब जगह क्या आ रहा है? 1-1 की सीरीज चल रही है। यहाँ पर भी बताओ सीरीज किसकी चल रही है? 1-1। सर ऐसे 1-1 की सीरीज बनेगी, 2-2 की सीरीज बनेगी, 3-3 की सीरीज बनेगी, 4-4 की सीरीज बनेगी। और इनको बहुत आसान बना देगा आपका कौन सा गणित? वैदिक गणित। वैदिक गणित क्या कहती है, ध्यान से सुनना। मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ कि सर कभी भी 1-1 की सीरीज का मुझे स्क्वायर करना है ना, कभी भी, तो 1 को गिन लो कितनी बार आ रहा है। गिनो 1 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4। सर 1 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। गिनती लिखनी आती है ना? 4 तक गिनती लिख दो। अब उल्टी गिनती लिखो, 3 2 1। वापस सुनो, बताओ 1 कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है। 6 बार। बताओ गिनती कहां तक लिखोगे? 6 तक। 1 2 3 4 5 6। अब उल्टी गिनती लिखो, 5 4 3 2 1। तो बताओ वैदिक गणित जो होती है वो गणना को आसान बनाती है या कठिन बनाती है? आसान। बताओ 1 कितनी बार आ रहा है भैया? 5 बार। तो बताओ गिनती कहां तक लिखोगे? 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो पता चल गया ना वैदिक गणित का काम क्या होता है। बताओ गणना को क्या करेगी? आसान। गणना को आसान बनाएगी। थोड़े से मोटे लिखें, अभी थोड़े से मोटे लिख नहीं पाएंगे क्योंकि आपका पूरा सिलेबस यहीं पे डिस्कस करना है ना। अभी जब पढ़ाएंगे तो समझा देंगे। ठीक है। वैसे सुनो ध्यान से, ये आपके सिलेबस में है नहीं वैदिक गणित, लेकिन वैदिक गणित के कंसेप्ट हमें जरूर सीखने हैं क्योंकि वैदिक गणित गणना को क्या बनाएगी? आसान बनाए। अब आते हैं सर अंक गणित पे। बताओ मैं अंक गणित की बात करता हूं ना, तो जितने भी अपने चैप्टर है, जैसे सबसे पहला चैप्टर आएगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो बताओ कौन सी पद्धति है? संख्या। अकेली संख्या पद्धति आपके एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन लेके जाएगी। 6 से 7 क्वेश्चन अकेली संख्या पद्धति लेके जाएगी। संख्या पद्धति अच्छे से सीख ली ना, मान लो 30% कोर्स तो आपका खत्म हो गया। ऐसी संख्या पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपके रेलवे के हिसाब से। संख्या पद्धति में ही हम पढ़ेंगे। इसी के बाद आपका सरलीकरण। सरलीकरण में वी बोर्ड मास नियम, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सीखेंगे। इसी में हम अगला चैप्टर सीखेंगे आपका भिन्न, दशमलव, ये भिन्न वाला चैप्टर। इसी में हम सीखेंगे वर्गमूल और घनमूल। अभी सारे आएंगे भाई, वर्गमूल और घनमूल। ये वर्गमूल और घनमूल हुआ।
इसी में हमारा अंक गणित में ही हम पढ़ेंगे घातांक और करनी, घातांक और करनी, इसी में पढ़ेंगे सब कुछ। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे अपना एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। इसी में हम पढ़ेंगे अपना एवरेज, ठीक है। इसी में हम पढ़ेंगे अपना रेशियो, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात अच्छे से सीख लिया, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात सीख लिया तो इसी में पढ़ेंगे हम आयु। ध्यान रखना ये आयु वाला चैप्टर है ना, एक ऐसा चैप्टर है जो मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है, और 100% 2 क्वेश्चन आते हैं। आयु पे कितने क्वेश्चन आएंगे? 2, चाहे वो मैथ के साथ आए या रीजनिंग के साथ आए, आएंगे जरूर 2 क्वेश्चन कम से कम, ठीक है। आयु पढ़ लिया तो फिर हम पढ़ेंगे अनुपात पे आधारित होती है साझेदारी, साझा। इसी में हम पढ़ेंगे मिश्रण, एलिगेशन। मिश्रण जानते हो ना, 2 चीजों को मिलाना। जैसे औरतों को या लड़कियों को तो एक ही पता है कि दूध के साथ क्या मिलाया जाता है, पानी, और लड़कों को एक ही बात पता है कि शराब के साथ क्या मिलाई जाती है, पानी, है ना। 2 मिश्रण नहीं होते, मिश्रण बहुत सारे होते हैं। जैसे अभी क्लासरूम की बात करूं ना तो ये भी एक मिश्रण है, इसमें कुछ लड़के हैं और कुछ क्या है, लड़कियां। लड़के और लड़की मिलेगी तो पूरी क्लास बनेगी। जैसे आप एग्जाम दोगे, एग्जाम भी मिश्रण है। बताओ एग्जाम किसका मिश्रण होगा? कुछ लड़के तो क्या होंगे, पास, कुछ लड़के क्या होंगे, फेल। पास लड़के और फेल लड़के दोनों मिलेंगे ना तो पूरी एग्जाम बनेगी आपकी, ध्यान रखना। जैसे मैं बात करूं अपना ये शहर, शहर भी एक मिश्रण है। किसका? शहर में कुछ तो मेल होंगे, कुछ क्या होंगे, फीमेल। मेल और फीमेल मिलकर पूरा का पूरा शहर बनाते हैं। तो ये मिश्रण वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे परसेंटेज वाली सीरीज। परसेंटेज, परसेंटेज पढ़ोगे तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पढ़ने के बाद चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज पढ़ने के बाद लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि पढ़ने के बाद पढ़ोगे डिस्काउंट, छूट, बटा, ठीक है। इसके बाद एक चैप्टर और आता है जो है आपका समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। 1 या 2% पक्का आता है। समय कार्य पढ़ लोगे ना तो समय कार्य का जैसा होता है, नल और टंकी, पानी डालना और पानी निकालना, वो अच्छे से आता है आपको, नल और टंकी। अगला इसी में आता है समय, चाल, दूरी, समय, चाल, दूरी, ठीक है। और इसी समय, चाल, दूरी पे डिपेंडेंट होगा आपकी ट्रेन जो आप चलाने वाले हो आगे जाके, ठीक है। और ट्रेन पे आधारित होती है, जैसे समय, चाल, दूरी पे आधारित होता है नाव और धारा। सर ये वो चैप्टर है जो अर्थमेटिक मैथ में आते हैं, जो पूरे मैथ का 70% स्कोर ये लेके जाते हैं। जैसे 20, 22, 23 तक आपके मैथ के पर्सन आते हैं, 20 भी आ सकते हैं, 21, 22, 23 तक आएंगे पर्सन, है ना। उसमें 70% तो ये स्कोर लेके जाएगा। इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से हर बार पर्सन आता ही आता है, एक तो संख्या पद्धति, एक सरलीकरण, एक आयु, समय और कार्य, समय और चाल, ट्रेन, ठीक है, परसेंटेज। और अब इनमें से कौन कौन से चैप्टर से पर्सन उठाता है? देखो रेलवे का एक फंडा है, रेलवे ने पता नहीं रखा कि मैं इतने इतने क्वेश्चंस उठाऊंगा चैप्टर में से। वो डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे। किस पे डिपेंड करता है? किस्मत पे। रेलवे का पेपर बनाने का तरीका अभी तक किसी को नहीं समझ में आएगा, वो पेपर कैसे बनाता है भाई। वो एक एक चैप्टर से मैंने देखा कि जो 2018 वाला एएलपी का पेपर हुआ था ना, टाइम एंड वर्क, अकेले इस चैप्टर से 9% उठा लेता है। अब वो एग्जामिनर या तो किसी से गुस्सा होगा रात को, या ज्यादा लगा रखी होगी। बताओ एक चैप्टर से कितने परसेंट उठा लिए? 9। कभी इससे 9 उठा लिए, कभी सर भिन्न से 6 क्वेश्चन उठा लिए। एक चैप्टर, एक छोटा सा चैप्टर जिससे कितने क्वेश्चन उठा लिए? 6। तो पता नहीं होगा कि सर वो कौन से चैप्टर को टारगेट करेगा। यदि हर से 1-1, 2-2% उठाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है। लेकिन एक ही चैप्टर से उसने 6, 7, 8% उठा लिए, और वो चैप्टर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, लग गई ना आप लोगों की तो अच्छे से। तो ध्यान रखना, रेलवे में हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। किसी भी चैप्टर को छोड़ मत देना कि नहीं आएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी तो अपन छोड़ देंगे। लेकिन क्या पता रेलवे ने उसी चैप्टर से 5% पूछ लिए तो रेलवे का कोई फिक्स नहीं है कि वो कौन से चैप्टर से ज्यादा परसेंट पूछेगा, कौन से कम पूछेगा, कोई पता नहीं है। ये है अपने अर्थमेटिक का पोर्शन, जिसमें से 70% मैथ को वो कवर करने वाला है। 70% मैथ इसी में से आने वाले हैं। अब बात करते हैं सर एडवांस मैथ की। देखो एडवांस मैथ की बात करते हैं ना, तो यहाँ लिख देता हूँ। एडवांस मैथ में आएगी सबसे पहले ज्यामिति। अरे बताओ क्या आएगी? ज्यामिति। ज्यामिति का मतलब होता है रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, है ना।
अष्टभुज हुआ, पंचभुज हुआ, बहुभुज हुआ, वर्त हुआ, क्षेत्रफल निकालना हुआ, आयतन निकालना हुआ, ये सारी की सारी चीजें किसमें जाएगी? ज्यामिति में। फिर पढ़ोगे आप ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुना है? साइन थीटा, कोस थीटा, ये वाली चीजें। इसी में आप पढ़ोगे एलजेब्रा। क्या पढ़ोगे? एलजेब्रा। एलजेब्रा जो एक्स और वाई की चीजें आती है ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूले होते हैं वो सारे के सारे हम किस में पढ़ेंगे? एलजेब्रा में। एलजेब्रा में ही पढ़ोगे आप समानांतर श्रेणियां और गुणोत्तर श्रेणियां। नाम सुना है कभी समानांतर? ये सारी चीजें जब पढ़ाएंगे तो ज्यादा से समझ में आ जाएगी। तो ये चीजें हम एडवांस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एडवांस के बाद हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी का मतलब होता है जो हम अच्छे से पढ़ते हैं, जिसका नाम है मादे। याद आ रहा है कुछ? मादे, मादिका और बहुलक। मादे, मादिका और बहुलक। बताओ ये सारी की सारी चीजें किसको बताती है? सांख्यिकी को। और इसी में हम आगे जाके एक पोर्शन और पढ़ेंगे, डीआई। अब देखो मेरी बात ध्यान से। सर ये वाली मैथ 30 से 40% आती है और इस मैथ को कराने के लिए मुझे लगभग 50 क्लासें लगेगी। कितनी क्लासें लगेगी? लगभग 50 क्लासों में आपका ये मैटर पूरा होगा। और इधर वाली को करवाने के लिए मुझे लगभग 80 से 85 क्लासें लगेगी। कितनी क्लास लगेगी? कहने का मतलब है लगभग आपका 6 महीने तक जब कोर्स पूरा होगा तो मैथ पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक चलेगी। क्योंकि मैथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। यदि मैथ अच्छे से करोगे ना तो रीजनिंग तभी अच्छे से होगी, क्योंकि रीजनिंग में भी तो जोड़ बाकी गुणा भाग है ना। तो मैथ अच्छे से कर लोगे, रीजनिंग अच्छे से हो जाएगी। यदि मैथ ही नहीं कर पाओगे तो भाई सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये दिमाग में बैठा लो, मैथ को अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ यार, ये सारी चीजें जानते हो, कौन सी चीज कहाँ काम आती है? आयु मुझे पता है, आयु क्या काम आती है पता है ना? आयु निकालने में ये परसेंटेज निकाला है, ये साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ये सबको पता है। समय और कार्य, ये चाल दूरी निकाला है, ये सबको आता है। लेकिन बताओ मुझे इसका यूज बताओ अपने डेली लाइफ में कहाँ यूज है? मादे, मादिका और बहुलक, 3 नाम लिखे हैं मैंने। हम पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़े, हम 11th में भी पढ़े हैं। बताओ कहाँ यूज आता है मादे, मादिका और बहुलक? बताओ। पढ़ते हैं ना, क्यों पढ़े हम? कोई लॉजिक जरूर होता है। जैसे अपन इतिहास पढ़ते हैं, पुरानी चीजों, पुरानी संस्कृति के बारे में पता होता है। साइंस हम लोगों के बॉडी के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में बताता है। तो बताओ ये मादे, मादिका, बहुलक हम क्यों पढ़ते हैं? क्या मतलब है इसका? देखो मादे, मादिका, बहुलक होता ही नहीं तो हमारी लाइफ भी अधूरी होती। क्या होती? लाइफ भी अधूरी होती। जैसे मैंने कहा, आपके एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूं। मैंने कहा एक रोड के ऊपर लड़की जा रही है, वो लड़की बहुत सुंदर है। क्या है? बहुत ही क्या है? सुंदर है। तो बताओ ये सुंदरता का उसका जो बखान किया जा रहा है, उसकी जो गुणवत्ता बताई जा रही है कि जैसे आप बहुत होशियार हो क्लास में, आप बहुत टफर हो, है ना। तो ये जो गुणवत्ता बताता है, जितने भी दुनिया में व्यक्ति के जो गुणों के बारे में बताया जाता है, वो किसकी बात करता है? मादिका की। तो आपके गुणों के बारे में बताया जाता है ना, आप दिखने में बहुत अच्छे दिखते हो, आप बुरे दिखते हो, आपकी हाइट अच्छी नहीं है, आपकी हाइट कम है, ज्यादा है, ये सारी की सारी चीजें किस में आती है? मादिका में। जैसे मौसम विभाग अभी अभी आपके सामने रोज भविष्यवाणी करता है कि 3 दिन बाद में बारिश आएगी, 3 दिन बाद में तेज हवाएं चलेगी। जैसे हम टीचर कहते हैं, हम जितने भी टीचर आपको पढ़ाएंगे ना, वो ये कहेंगे ये क्वेश्चन इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालो। कहते हैं ना ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बताओ वो एग्जाम में आएगा या संभावना बताइए? मौसम विभाग बताओ जो बताता है वो रियल में होगा या वो संभावना बता रहा है? संभाव। तो दुनिया में जितनी भी संभावना की बातें होती है, जितनी भी पॉसिबिलिटी बताई जाती है, वो किसके द्वारा बताई जाती है? बहुलक के द्वारा। आप किसी भी जूते की दुकान पर गए और जूते वाले को कहोगे भाई जूता दिखा, तो बताओ वो लाके पहले जूता दिखाएगा या साइज चेक करवाएगा? साइज। वो देखेगा कि यार आपके 8 नंबर के जूते आ सकते हैं, उसको नहीं पता है, वो पॉसिबिलिटी बताता है। वो 8 नंबर के जूते लाके आपको चेक करवाता है और वो 8 नंबर के आ गए तो अच्छी बात है, वरना वो 9 नंबर के लाएगा। पहले साइज चेक करवाएगा, उसके बाद आपको चीजों को दिखाना शुरू करेगा। तो दुनिया की जो पॉसिबिलिटी होती है वो सब किस में आती है? बहुलक में। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारियां बताओ किसको बताती है? मादे को, मादिका को या बहुलक को? बताओ किसको बताएगी? बहुलक। तो ये बातें ध्यान रखना, काम क्या आती है। मैं सारी चीजें लिखा के चलूंगा जब हम एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी बताओ ये 3 चैप्टर वो लिखे हुए हैं आपके सामने, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा। बताओ ये क्या काम आती है? आपकी ज्यामिति क्या काम आई यार? हम त्रिभुज पढ़े, हम चतुर्भुज पढ़ेंगे, हम वर्त पढ़ेंगे, ये क्या काम आते हैं हमारी डेली लाइफ में? बताओ ज्योमेट्री क्या काम आती है? मैं आपसे बस नॉर्मली सवाल पूछ रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं लिखाते चला जाऊंगा। बताओ ज्योमेट्री क्या काम आती है? कोई बता सकता है? किसी को नहीं पता?
एक बात बताओ, अभी टाइम कितना हो रहा है? जो भी 9 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं। आज कितनी तारीख है? ठीक है, अभी कौन सा साल चल रहा है? हमारा जो अक्षांश है ये इतनी डिग्री से गुजर रहा है, देशांतर इतनी डिग्री से गुजर रहा है, हम ग्रीनविच लाइन से इतनी दूर है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी इतनी है, हम सूर्य के चक्कर इतने दिनों में पूरा करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, है ना? कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, जितने भी ये डाटा मिले हैं, है ना? अरावली की ऊंचाई इतनी है, आपकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी है, हम समुद्र तल से इतने ऊपर है। ये ज्योग्राफी वाले सर आपको लिखाएंगे। जितने भी मैं डाटा प्राप्त करता हूं पृथ्वी के बारे में, जितने भी डाटा मिले हैं वो किसके द्वारा मिले हैं? ज्योमेट्री के द्वारा। यदि ज्योमेट्री होती ही नहीं तो आप बता ही नहीं पाते अभी क्या समय है, आप बता ही नहीं पाते अभी आज तारीख कितनी है, आज साल कौन सी है, आप बता ही नहीं पाते कि अपनी पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है। तो जितने भी डाटा मिले हैं वो किसके द्वारा मिले हैं? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब ही यही होता है, जियो प्लस मेट्री। जियोमेट्री को यदि संधि विच्छेद करोगे ना तो जियोमेट्री का मतलब होता है जियो प्लस मेट्रोन, और जियो का मतलब होता है पृथ्वी। क्या मतलब होता है? पृथ्वी। और मेट्रोन का मतलब होता है मापना। पृथ्वी को मापना ही क्या कहलाती है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का काम होता है डाटा को एकत्रित करना, ठीक है? और ये डाटा एकत्रित करके आपके एक सब्जेक्ट आएगा ज्योग्राफी, भूगोल। आएगा या नहीं आएगा? डाटा एकत्रित तो कौन करता है? ज्योमेट्री। और डाटा को भेज देता है ये भूगोल के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर। और भूगोल वाले सर आपको डाटा लिखाते चले जाएंगे कि सूर्य के चक्कर हम इतने दिनों में पूरा लगाते हैं, कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है? बताओ, अगला चैप्टर एक को लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। क्या काम आती है भाई डेली लाइफ? ट्रिग्नोमेट्री। आपने मकान बनाया, अरे बनाया है नहीं बनाया, कितने डिग्री पे बना, ये पिलर कितने डिग्री पे लगता है, इस पिलर की मोटाई कितनी होगी, हम सैटेलाइट भेजते हैं, सैटेलाइट में हम कितना फ्यूल डालें कि वो सैटेलाइट पहुंच जाए, ठीक है ना? ये हाईएस्ट प्राइस क्या होगी, जब कोई भाला फेंका जाता है तो भाला को कितने डिग्री पर फेंकूंगा कि वो हाईएस्ट दूरी तय करेगा, वो सब खेल किसका होता है? ट्रिग्नोमेट्री का। साइन थीटा, कोस थीटा, सब कुछ इसी का। तो ये आपका एक सिलेबस है। इधर वाला आपके काम सिलेबस है नहीं एग्जाम में, लेकिन ये कैलकुलेशन हमें सीखनी है, तो इसका इनडायरेक्ट रूप से यूज है। और ये वो चीजें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं आने वाले 5-6 महीने में, ठीक है? अब बताओ, सिलेबस के बारे में कुछ पूछना है किसी को? ये जो मैंने टिक लगाए हैं ना, ये वो चैप्टर है जहां से 100% पर्सन आएगा ही आएगा, ये 100% मान के चलो। और एग्जामिनर का कोई पता नहीं है रेलवे का भाई, आप पिछले पेपर उठा के देखोगे ना तो पता चलेगा, उसका कोई पता नहीं होता वो कौन से एग्जाम से कितने परसेंट, कौन से चैप्टर से कितने परसेंट डाल देगा। तो आपको हर चैप्टर को बारीकी से पढ़ना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इन सबको लिखो अपने फर्स्ट पेज के ऊपर, आपके फर्स्ट पेज के ऊपर अपना सिलेबस होना चाहिए आपके पास, लिखो। फिर शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। जो भी फर्स्ट को अपनी फेयर कॉपी बनाओ ना, उस फेयर कॉपी में पहले पेज पे सिलेबस लिखना और स्टार्टिंग के 10 पेज खाली छोड़ देना। उसमें हम रोज कैलकुलेशन सीखेंगे, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। तो जो भी अपनी फेयर कॉपी बनाओ, उस फेयर कॉपी के अंदर स्टार्टिंग के पेज पर अपना सिलेबस लिखना और उसके बाद 10 पेज खाली छोड़ देना। उसके बाद अपना टॉपिक शुरू करना, क्योंकि 10 पेज में हम ये रोज ये जोड़, बाकी, गुणा, भाग ये सीखेंगे, है ना? कैलकुलेशन वाला रोज पार्ट सीखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। क्योंकि आपकी, हाँ, 2D 3D ज्योमेट्री में आ जाएगी ना मेरे भाई। ज्योमेट्री में सारी 2D 3D आ जाएगी। क्षेत्रफल, आयतन, इसी में तो आएगा ज्योमेट्री में। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज, वर्त, है ना? सब कुछ इसी में आएंगे। PL का मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। SI का मतलब होता है साधारण ब्याज। CI का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। धोलू राम पढ़ने आया भाई, ले तो बर्थडे मना। स्क्रीनशॉट नहीं आएगा राजेंद्र, स्क्रीनशॉट नहीं आएगा, ये बाद में PDF अपलोड होगी आपके पास, अभी स्क्रीनशॉट नहीं आएगा।
कोई सी बुक नहीं लेनी अभी, मैं बताऊंगा तब लेनी है बुक। अभी कोई भी बुक मत लेना। एलडीसी वाले भाई, वनपाल में था ना तू पीछे? हाँ, अब अच्छे से पढ़ लेना, पिछली बार की तरह नहीं। समझ रहा है तू मैं क्या कह रहा हूँ तुझे, है ना? हाँ, 10 पेज खाली छोड़ना जरूरी है भाई, 10 पेज खाली छोड़ना ही छोड़ना है ना, क्योंकि हम रोज उसमें कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ बाकी गुणा भाग को हम अच्छे से कैसे करेंगे, ये सारी चीजें। प्रॉफिट और लॉस के नीचे छूट लिखी हुई है, छूट, डिस्काउंट, ये छूट है। ये वो सिलेबस है जो हम पढ़ने वाले हैं, और इस संख्या पद्धति आपका सबसे बड़ा चैप्टर है, जिसमें कम से कम 15 दिन हमें लगने वाले हैं। 15 दिन तक आपकी संख्या पद्धति चलेगी, और इसको अच्छे से पढ़ना। किसी दिन कोई कारण से आप क्लास में नहीं आ पाओ तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना, कभी भी समय निकालना 1 घंटे का, और उस क्लास को जरूर देखना। बाद में रात को देख लेना, काम तो होते हैं सबको, कोई शादी में चले गए या गाँव चले गए, तो ये जो एक क्लास होगी ना मैथ वाली क्लास, उसको जरूर देखना। और तो नहीं देखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैथ एक दिन से दूसरे दिन में रिलेटेड होती है, ध्यान रखना है ना। तो किसी दिन छुट्टी भी मान लो तो वो क्लास बाद में जरूर देख लेना। नवदीप, एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज, और सीआई का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। एलजेब्रा, बीज गणित। एलजेब्रा का मतलब होता है बीज गणित। बीज गणित, एलजेब्रा। और सीआई और एसआई का मतलब होता है, एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। करें शुरू? लिख लिया सबने? और ये चीजें मैं दिखाते चलूंगा, ये लैंग्वेज वाले पर्सन, ये ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे तो ज्योमेट्री की सारी बातें दिखा देंगे, कैसे कैसे हम दूरी मापते हैं, कैसे आपकी चंद्रमा की दूरी निकालते हैं ना, ये सारी चीजें हम वहां पढ़ाएंगे आपको। मादे मादे का बहुलक में सारी चीजें मैं लिखाते चलूंगा, अभी तो बस आपको समझाया। हो गया सबका? चलो एक फाड़ा लिखो कॉपी के, जो पहला पेज बताया है ना 17 का फाड़ा लिखो जल्दी से जल्दी, देखता हूँ कौन कौन बच्चा सही लिखता है, और याद करो उसको। 17 का फाड़ा लिखो, पहले पेज पे लिखना, जहां मैंने 10 पेज छुड़ाए है ना, क्योंकि मेरे को 40 तक आपको फाड़े याद करवाने 15-20 दिन में। 17 का फाड़ा लिखो, 17 का फाड़ा लिखो। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, लिखो आगे लिखो, और इसको याद करो आप ना, याद है? याद करो जब जल्दी से। कहीं तो लिख ही नहीं पा रहे मेरी तरह, है ना? आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम लगेगा लिखने में। और लिख लिया हो तो इसको याद भी करो, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ खड़ा होके, ना, उनको याद करो। जो नहीं लिख पा रहा उसको थोड़ी शर्म आ रही है? तुम पारे नहीं लिख पा रहे हो यार, दूसरी तीसरी क्लास में भेजना पड़ेगा आप लोगों को। ये ट्रेन चला बनाया हो, लिखो जल्दी से 17 का फाड़ा, याद करो जल्दी से जल्दी। हो गया सबका? लिख लिया सबने? चलो बोलो
17 का फाड़ा मैं लिखता हूं आपके सामने, बोलो क्या होगा भाई। 17 एकम, 17 दूनी, 17 ती, 17 चौक, 17 पंजो, अरे 17 पंजो, 17 पंजो, 17 छीक, 17 छीक, 17 सत्ती, 17 सत्ती, 17 अट्टी, 153, 17 अट्टी 136, 17 अट्टी 136, 17 नमाका और 17 10। अब 2 मिनट सारे दिमाग में से सारी बातें निकाल के इनको पढ़ो यार एक बार, है ना। 17 एकम, 17 दूनी, 17 ती, 17 चौक, 17 पंजो, 17 चीक, 17 चीक, 17 सत्ती, 17 सत्ती, 17 अट्ठी 136, 17 अट्ठी, 17 नमाका, 17 10। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा 17 का, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे मुलाकात होती रहती है 17 के फाड़ा की, 18 के फाड़े की। जैसे मैं आपके सामने एक पर्सन लिखता हूँ, जैसे मैंने आपके सामने एक पर्सन लिखा और मुझे इसको गुणा करना है 17 से। किससे गुणा करना है? 17 से। अब तुम सोचो यार, यदि मुझे 17 का फाड़ा याद नहीं होता तो आप तो अपनी औकात के हिसाब से इसको पर्सन को करते, और बताओ आपको पता है ना ऐसे करते आप। अब तुम सोचो ऐसे करते तो ऐसे करते, 8 7 56 में 6 हासिल 5, 7 6 42, 42 और 5 47 हासिल, 7 पंजो 35, 35 से 4 39। अब बताओ 1 से गुणा करता तो 8 एकम 8, 6 5, इनको जोड़ता 6 8 और 7 15 हासिल 1, 9 और 6 15 और 1 16 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9। आप खुश होते कि सर आंसर तो आ गया। अरे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, टाइम कितना खराब कर दिया। यही फाड़ा यदि 17 का याद होता तो बताओ 17 अट्ठी कितने होते? 17 अट्ठी 136 हासिल 13, 17 छिक 102, 17 छिक 102 और 13 115 हासिल 5, सॉरी 5 लिखा, हासिल कितनी 11, 17 पंजो 85, 85 और 11 कितने हो गए? 96। बताओ कितना टाइम बचा लिया आपने। कम से कम एक छोटे से गुणा में आपने 5 6 10 सेकंड बचा लिए। ऐसे ही आपको गुणा करना पड़ेगा पूरे मैथ में। ऐसे तो है नहीं सीधा का सीधा पर्सन आएगा, पूरी रीजनिंग में भी जोड़ बाकी गुणा भाग है। आपके जब न्यूमेरिकल्स आएंगे फिजिक्स में, वर्कशॉप में, है ना, उसमें भी क्या आएगा? गुणा भाग। जिस बच्चे ने गुणा भाग पे प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, मैं बता रहा हूं उसको 5 मिनट एग्जाम में एक्स्ट्रा मिल जाएगी। कितने मिनट मिल जाएगी? और सोचो तुम 5 मिनट की अहमियत कितनी होगी एग्जाम में। सोचना जब आपका 90 मिनट का पेपर होगा या 60 मिनट का जब पेपर होगा तो उस 5 मिनट की अहमियत कितनी होती है। यहाँ तो आप ऐसे वेस्ट करते हो, लेकिन वहां 5 मिनट मिल जाए ना एक्स्ट्रा तो 5 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दोगे, और जब 5 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दोगे तो देख लो और बच्चों से कितने आगे चले गए आप। जैसे सर मैंने आगे एक फिर लिखा, देखो मैंने लिखा आपके सामने एक क्वेश्चन पे 7 2 3 8 6 9 गुणा 17। अब बताओ यदि आपको 17 का फाड़ा याद नहीं होता तो आप वैसे ही करते, और यदि मुझे 17 का फाड़ा याद है तो बताओ 17 नमाका 153 हासिल 15, 17 छीक 102 और 15 हासिल की 117 हासिल 11, 17 का गुणा 8 से करूंगा 136, 136 और 11 136 और 11 147 का 7 हासिल 14, 17 ती 51, 51 और 14 51 और 14 65, 65 का 5 हासिल 6। बताओ 17 दूनी 34 और 6 38। प्रभु बचाओ मुझे, 17 दूनी 34, 34 और 6 40 में हासिल 4, 17 सत्ती 17 सत्ती 119 और 4। अभी जोड़ सिखाना पड़ेगा आपको पहले। ये मेरा राइट आंसर। आई मेरी बात समझ में? अब मैं कुछ आपको गुणा लिख के दे रहा हूं, वो आप करोगे घर पे बाद में जो आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। पहले आज 17 का फाड़ा सिखाया, आज 17 की कैलकुलेशन करो। 7 2 9 8 5 गुणा 17, ठीक है। तीसरा ये सारे वापस करना आपको, और जो मैंने बताया है ना उसी फाड़े से करना है, कहीं कुछ की छिपा मत देना आप लोग। देखो और घर पे करना, यहां मत करना, ठीक है। 17 का जहां फाड़ा लिखा उसके आगे 500 क्वेश्चन लिख लो। पहले 17 का फाड़ा लिखना और उसके आगे 500 क्वेश्चन लिखना। धीरे धीरे हमारी चीजें आदत बन जाएगी।
जोड़ करना, गुणा करना, भाग करना सब सिखाएंगे आपको, लेकिन धीरे धीरे आदत। एक दिन में मैथ सुधरेगी नहीं, 1 महीने के बाद आपकी कैलकुलेशन, जोड़ बाकी, गुणा भाग ये बहुत अच्छी हो जाएगी। बस आप 40 तक के फाड़े याद कर लेना, पहली बात। वो गलत मत कर देना, ठीक है ना। चले आगे। वैसे आपको मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगा, डिजिट सम मेथड है ना, यूनिट डिजिट कंसेप्ट, उससे कैलकुलेशन में बहुत आसान करते चला जाऊंगा, लेकिन आपको ये चीजें तो याद रखनी है। लिख लिया सबने? चले, ये घर पे करना आप लोग। पहले 17 का फाड़ा लिखना, जहां 10 पेज खाली छोड़ रहे हो ना, उसमें पहले 17 का फाड़ा लिखना इधर, फिर आगे की साइड ये 5 क्वेश्चन करना। चलो ये बात 17 का फाड़ा बोलो, फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बताओ 17 का फाड़ा बोलो। 17 एकम, 17 दूनी, बाहर पता चलना चाहिए कि हाँ पहली दूसरी क्लास लग रही है ना। 17 एकम, 17 दूनी, 17 ती, 17 चौक, 17 पंजो, 17 पंजो, 17 चीक, 17 चीक, 17 सत्ती, 119, 17 सत्ती, 17 अट्ठी, 117 अट्ठी। बीच में आवाज चेंज होती मुझे पता चल जाता है ना, आवाज चेंज हुई तभी मैं रुक गया था। 17 अट्ठी, 17 नमाका, 17 नमाका, 17 10। कल मैं आते ही 17 का फाड़ा पूछूंगा, और जिस बच्चे ने नहीं बताया वो पूरी क्लास में 1 घंटे खड़े खड़े लिखेगा, है ना। ठीक है, शुरू करो। पहला हेडिंग डालो, पहला चैप्टर संख्या पद्धति। हेडिंग डालो संख्या पद्धति। ठीक है, आज हम आपको संख्या पद्धति सिखाते हैं। एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं, अब बोर्ड पे ध्यान देना। देखो संख्या की बात करते हैं ना, तो पहले आपको 2 चीजें सीखनी पड़ेगी। एक तो सीखना पड़ेगा डिजिट अंक, और एक सीखनी पड़ेगी संख्या। एक तो क्या सीखना पड़ेगा, डिजिट अंक क्या होता है, और एक सीखनी है संख्या। पहले अंकों की बात करता हूं, आप बताना अंक कहां से कहां तक होते हैं भैया। 0 से लेकर कहां तक, 9 तक, या 9 तक बताओ यार कितने अंक होते हैं। 0 से 9 तक टोटल अंक जो होंगे वो कितने होंगे, 10। तो ध्यान रखना, अंकों की बात करते हैं तो टोटल अंक कितने होते हैं, 10। कहां से कहां तक, 0 से 9 तक, और टोटल अंक कितने बनेंगे, 10। अब इन अंकों की बात करते हैं तो इस अंकों में ध्यान रखना, एक अंक होता है चरम अंक। कौन सा अंक है सर, चरम अंक कौन सा होता है, एक्सट्रीम डिजिट कहते हैं। चरम अंक होते हैं बड़े अंक। कौन से अंक, बड़े अंक, और बड़े अंक लिए जाते हैं 5 या 5 से बड़े। बताओ 5 से बड़े अंक कौन कौन से होंगे, 5, 6, 7, 8, 9। तो बताओ चरम अंक कौन कौन से बन गए, 5, 6, 7, 8, 9। तो बताओ टोटल अंक कितने होंगे, 10। और जिसमें से चरम अंक कौन कौन से होंगे, 5, 6, 7, 8, 9। आपका यहां से पर्सन बनेगा ना, तो बस एक यही बनता है कि बताओ मित्र अंक क्या होता है, कौन से अंक है। अब बताओ कोई बता सकता है क्या सर ये मित्र अंक हम पहली बार सुन रहे होंगे शायद, मित्र अंक कहाँ होते हैं, क्या होते हैं मित्र अंक, कोई बता सकता है। मित्र अंक कोई भी बच्चा नहीं पता। सर मित्र अंक वो होते हैं जिनके अंकों का योग 10 हो। बताओ अंकों का योग कितना हो, 10। अंकों का योग बताओ कितना होगा, 10। सर अंकों का योग 10 हुआ तो बताओ वो कौन से अंक कहलाते हैं, मित्र अंक। अरे बाद में लिखना, साथ में मत लिखना, जो साथ में लिखता पाया गया मैं उसका मोबाइल ले जाऊंगा और 7 दिन के लिए जब्त हो जाएगा। कितने दिन के लिए, और तुम रह सकते हो क्या उसके बगैर, 7 दिन देख लो आप। 2 का मित्र अंक बताओ कितना होगा। मित्र अंक होता क्या है, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 10। तो बताओ 2 में क्या जोड़ूं कि 10 बन जाए, 8। बताओ 3 का मित्र अंक, अंकों का योग कितना बनना चाहिए, 10। बताओ 4 का 6। बताओ 3 का, 3 तो आ गया, 1 का 9। 5 का मित्र अंक बताओ कितना होगा, 5। पर्सन ऐसा भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा अंक जिसका मित्र अंक वह खुद ही होता है, कौन, 5। 5 का मित्र अंक क्या होगा, 5 ही होगा, ध्यान रखना। बताओ 10 का मित्र अंक, 10 का मित्र अंक, बस यही तो कमी है आप लोगों में।
मेरे बच्चों, मैंने क्या समझाया? मित्र अंक वो होता है जिसके अंकों का योग कितना हो। बताओ 10 अंक है या संख्या है? तो 10 का मित्र अंक होता ही नहीं है, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला? मित्र अंक वो होता है जिसके अंकों का योग कितना हो, 10। बताओ 10 अंक है या संख्या है? क्योंकि अंक कहां तक होते हैं? 9 तक। तो मित्र अंक 0 से 9 तक ही होते हैं, इसके अलावा नहीं होते हैं। तो 10 एक संख्या है, संख्या का मित्र अंक नहीं निकलता है, ध्यान रखना है ना। तो मुझे बताओ, अंकों की बात करते हैं तो टोटल अंक कितने होते हैं? बताओ 10। और इन 10 अंकों में जो चरम अंक होगा वो कौन कौन सा होगा? 5, 6, 7, 8, 9। और इस चरम अंक में जो मित्र अंक होते हैं वो होते हैं जिनके अंकों का योग कितना होता है? 10। बताओ एक का मैंने समझाया है। अब ये अंक है ना, अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करते हैं? संख्या का। जैसे मैंने लिखा 10, अरे संख्या बन गई क्या? मैंने लिखा 121, क्या होगी? संख्या। मैंने लिखा 5001, क्या होगी? संख्या। मैंने लिखा 1 करोड़, क्या होगी? संख्या। ये संख्या होती है भैया। अब बताओ 9 क्या होते हैं? 9 अंक भी होता है और 9 संख्या भी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। 8 बताओ क्या होता है? 8 अंक भी होती है, संख्या भी। बताओ कहां तक जाए चलेगा संख्या? 1 तक। तो ध्यान रखना, संख्या की बात करें तो कहां से शुरू होगा? 1 से। 1 से लेकर चलता जाता है। मुझे बताओ संख्या में 0 आया क्या? नहीं आया। तो ध्यान रखना, 0 1 क्या है? अंक है, लेकिन संख्या नहीं है। ये बात ध्यान रखना, 0 अंक तो है लेकिन संख्या नहीं है। तो बताओ अंकों की बात करता हूं तो अंक कहां से कहां तक होते हैं? बताओ, अरे अंक कहां से कहां तक होते हैं? 0 से 9 तक। और संख्याओं की बात करूं तो संख्याएं कहां से शुरू होगी? 1 से। कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी, चलती जाएगी, कुछ भी ले लेना, संख्या होती है। बताओ 0 क्या होता है? अंक होता है। 0 संख्या नहीं होती, ध्यान रखना। 0 एक समुद्र है मैथ में, समुद्र का कैसे यूज आएगा? मैं 0 पे कम से कम 2 क्लासें होगी, 2 क्लासें 0 के बारे में बताऊंगा मैं। 0 में 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है? 0 सम संख्या है, विषम है या कुछ भी नहीं है? 0 पे प्लस का साइन लगता है या माइनस का साइन लगता है? 0 की घात 0 क्या होती है ना, ये सारी चीजें 0 के बारे में आपको 0 की पूरी क्लास होगी, 1 या 2, ठीक है ना। तो मुझे बताओ एक बात तो यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, रख लीजिए ध्यान। एक बात यहां से पसंद बनेगा ना तो ये बनना है, और सारी चीजें बेसिक आपकी, ठीक है। अब सुनो, बताओ अंक अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करते हैं? संख्या। एक बात सोचो, यदि आपके पास अंक होते ही नहीं तो संख्या बनती क्या? और संख्याएं अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करती है? संख्या पद्धति का। और ये संख्या पद्धति अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होकर